नमस्कार। आज मैं काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मार्च 24, 2021 को मैंने अपने 208वें पार्ट में आपको क्राइम की घटना के बारे में बताया था और उसके बाद कुछ संयोग ऐसा बनता चला गया कि मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाया। 25 मार्च को मेरा बरेली से ट्रांसफ़र हो गया और मैं डीजीपी हेडक्वार्टर में आईजी इलेक्शंस के पद पर पदस्थापित किया गया। जिस दिन ऑर्डर आया उसी दिन मैंने बरेली में अपना चार्ज छोड़ दिया और उसके बाद मैं लखनऊ अपनी नई पोस्टिंग पर चला गया। वहाँ ज्वाइन करने के बाद मैंने एक दिन की छुट्टी ली। मेरे दोनों बच्चे होली के सिलसिले में कि होली बरेली में होगी, दोनों बच्चे बरेली आ गए। उन्हें इसका ज्ञान नहीं था कि मेरा स्थानांतरण हो गया है। तो बच्चों के अवकाश के बाद मैं वापस आकर अपना काम धाम डीजी ऑफिस में संभाल लूँगा। होली से एक दिन पहले 28 को मेरे बेटे को बुखार हुआ और बहुत कस के बुखार हुआ और जो एंटीजन टेस्ट हुआ, एंटीजन टेस्ट में ही वो कोविड पॉजिटिव हो गया। वैसे इतना वृत्तांत यहाँ बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत या परिवार से संबंधित प्रकरण है। मैंने अपने 208 एपिसोड में शायद कभी एक आध बार को छोड़ के किसी व्यक्तिगत कारण या व्यक्तिगत प्रकरण के बारे में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन चूंकि ये प्रकरण बहुत लंबा हुआ, इस समय जो कोरोना और कोविड की जो महामारी सी चल रही है, बहुत से लोग इसमें हमारे साथ के हमसे बिछड़ भी गए। बहुत से लोग अभी ये जंग लड़ ही रहे हैं और हर किसी के आसपास कुछ न कुछ ऐसा खराब या बुरा घट रहा है कि उसे भी मजबूर होकर इस पे सोचना पड़ रहा था। मैंने 2-3 दिन पहले जो कमेंट्स 208वें, 7वें या 6वें में लोगों ने टिप्पणी अंकित की थी, उसमें बहुत से लोगों ने ये अनुरोध भी किया था कि आप चूँकि कोरोना की जंग जीत के आए हैं तो थोड़ा इसमें प्रकाश डालें, हो सकता है किसी को कोई मदद मिल जाए। शायद इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि आज का ये जो एपिसोड है, आज का जो ये पार्ट है, मैं कोरोना के इस अपने व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं, क्योंकि कोरोना के बारे में जो ज्ञान उपलब्ध है इस समय टीवी पर, इंटरनेट पर, लोगों के बीच में, सोशल मीडिया पर, वो अपने आप में पर्याप्त है। सब लोगों के दवा करने का अलग तरीका है, सब अलग अलग कारण बताते हैं और सब इससे निजात पाने की या इससे जल्दी से जल्दी इससे दूर होने की, ठीक होने के अलग अलग कारण भी बताते हैं। मैं कतई इस कारण में नहीं जाऊंगा। और आप सभी लोग जानकार हैं, आप सभी लोग ज्ञानी हैं, आप सभी लोग नेट पर हमेशा जो कुछ भी उपलब्ध है उससे कुछ न कुछ सीखते जानते रहते हैं। मेरा सिर्फ बताने का ये मकसद था कि जब मेरे बेटे को एंटीजन में ही वो पॉजिटिव हो गया, और आप जानते हैं RT-PCR की रिपोर्ट 2-2, 3-3 दिन पर आती है, तो बेटी मेरी वापस गुजरात चली गई। हम बेटा और पत्नी रह गए। होली के दिन शाम को पत्नी को भी तेज़ बुखार आया
फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से टेस्ट करने वालों को बुलाया गया और हमने और अपनी पत्नी ने भी, हमारी दोनों लोगों ने टेस्ट कराया। दोनों ही एंटीजन टेस्ट में फिर पॉजिटिव निकल आए। पहले जब बेटे के साथ कराया था तब हम नेगेटिव थे, RT-PCR में भी नेगेटिव थे, लेकिन उस दिन एंटीजन में ही पॉजिटिव आ गए। कोई बात नहीं, बहुत ढेर सारी देश की आबादी पॉजिटिव आती रही, डॉक्टर उनका इलाज करते रहे। और वही हुआ कि 1 अप्रैल को जब हम पॉजिटिव आ गए, और उस समय तक चूँकि हमें ट्रांसफ़र पर लखनऊ जाना था, हम सारा सामान पैक करके लखनऊ के लिए रवाना कर चुके थे। जब पॉजिटिव हो गए तो हमें मजबूरन बरेली रुकना पड़ा, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से हम तीनों ही लोग पॉजिटिव थे और पॉजिटिव व्यक्ति का यात्रा करना विशेष परिस्थितियों में या डॉक्टर की अनुमति में ही संभव था। और फिर यही लगा कि जैसे सब 6-7 दिनों 8 दिनों में लोग नॉर्मल हो जा रहे हैं, नेगेटिव निकल आ रहा है, तो इतनी जल्दी भी क्या है, सब कुछ करके और नेगेटिव होके यहाँ से चलेंगे। वही डॉक्टर साहब आए जो डिप्टी CMO हैं बरेली में, डॉक्टर रंजन गौतम, उनसे संपर्क किया गया। वो कोविड के इंचार्ज भी हैं, हज़ारों मरीजों को डील भी कर चुके थे। उनसे कहा गया, उनका कोई बात नहीं है, इसका सिंपल प्रोटोकॉल है, दवाइयाँ मैं आपको बता देता हूँ और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भिजवा भी देता हूँ, आप उनको यूज़ करें धीरे कर, अपने समय से ये 4-6 दिन में कम होगा और फिर उसके बाद 10 से 12वें दिन में आप नेगेटिव हो जाएंगे। वही दवाइयाँ डॉक्सीसाइक्लिन, जिंकोविट, आइवरमेक्टिन 3 दिन देते हैं 12 mg की, विटामिन C, कैल्पॉल, कि बुखार बहुत तेज़ हो आप कैल्पॉल दे दीजिए 650 mg की, बुखार उतर जाएगा, चीज़ें धीरे धीरे करके संभल जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। और उन पर विश्वास करके, विश्वास न करने का कोई कारण भी नहीं था, और सभी लोगों ने ये इसका जो प्रोटोकॉल था, हम तीनों लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया। 5-6 दिन बाद, 5वें दिन, हमारे ख्याल से 5 तारीख रही होगी या 6 तारीख रही होगी, हम तीनों लोग बहुत ही तेज़ बुखार से ग्रसित हो गए। बुखार भी 102-103 के आसपास। कैल्पॉल दे देते थे, थोड़ी देर के लिए 100 तक आता था, उसके बाद फिर बुखार अपनी पुरानी गति पर, अपने पुराने पीक पर पहुंच जाया करता था। हम घर ही पर थे, होम क्वारंटाइन थे, कोई विशेष बात नहीं थी, इसलिए कहीं और जाने का मतलब नहीं था। राममूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज SRMS वहाँ का अकेला बड़ा और बहुत बड़ा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो सर्व सुविधाओं से संपन्न है। जब बुखार बहुत तेज़ हो गया और कैल्पॉल खाने के बाद भी उसका कोई बहुत अंतर नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने डॉक्टर ललित सिंह, जो SRMS में कोविड स्पेशलिस्ट हैं या अच्छे डॉक्टर हैं, बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा है उनकी, उनसे संपर्क किया और उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। उनका भाई CT वैल्यू क्या थी, तो हम लोगों ने कहा साहब वो तो उसी समय शुरुआत में ही कराई थी, जो भी रिपोर्ट थी उनको भेजी गई, CT वैल्यू कोई बहुत ज़्यादा लग नहीं रही थी। तो उन्होंने कहा लेकिन इतना तेज़ बुखार और जो प्रोटोकॉल है इसको फॉलो करने के बाद भी उतर नहीं रहा है, RT-PCR आप कराएंगे भी इसमें, फिर वही 2-3 दिन लगेगा। आप ऐसा करें कि आप तीनों लोग हॉस्पिटल आ जाएं, मेडिकल कॉलेज आ जाएं, हम आपका यहाँ पर लंग्स का CT कर देंगे, बजाय इसके कि आप 3 दिन इंतज़ार करें। लंग्स की कंडीशन देख के हम इसकी दवा शुरू कर देते हैं। तीनों लोग, हम लोग इस उद्देश्य से कि लंग्स का CT कराना है, SRMS हॉस्पिटल पहुँच गए। डॉक्टर ललित सिंह और उनकी टीम ने कुछ पहले जांच के लिए भी आदेश किए और एक एक करके हम लोगों को CT के लिए भेज दिया। CT में आप जानते हैं, चूँकि बड़ी संख्या में वहाँ फुटफॉल है रोगियों का, तो वहाँ बहुत ही स्ट्रिक्टली वो कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। हर मरीज़ के जाने के बाद सैनिटाइज़ करना, दूसरे आने के पहले नया उसमें जो डिस्पोजेबल चादर होती है वो लगाना, और जो उनके कर्मचारी हैं उनकी भी सुरक्षा के लिए पूरा इंतज़ाम करना। सभी PPE किट में होते हैं और अच्छी तरह से अपने आप को संभाल के रखते हैं।
हम लोग तीनों लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देख के बताया, उन्होंने कहा भाई आपको तो टीका लग चुका है, हमने फेसबुक पे बाकी सब जगह देखा है, जब पुलिस वालों का पहला वैक्सीनेशन हुआ था तब भी आपने लगवाया था और दूसरा भी। उन्होंने डेट पूछी, मैंने बताया कि 5 फरवरी को पहला टीका और 5 मार्च को हमें दूसरा टीका लग चुका था और 5 मार्च के हिसाब से लगभग 25 दिन हमें दूसरा टीका लगवाए हुए हो चुका था। डॉक्टर्स ने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस इसी छोटे खांसी जुकाम बुखार में ही ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं और दोनों डोज कोविशील्ड के वैक्सीनेटेड हैं, बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 45 मिनट के बाद जब तीनों लोगों का लंग्स की सीटी हो गई तो फिर हम लोगों को बुलाया गया और बुलाया भी गया हम लोगों को कोरोना के वार्ड में। थोड़ा माथा तो ठनका कि वहाँ क्यों बुला रहे हैं, उनका जो वहाँ पर रिसेप्शन था वहीं पे हमारे डॉक्टर ललित सिंह और उनकी पूरी टीम बैठी हुई थी और उन्होंने छूटते ये कहा कि पांडे जी आपको और बाकी दोनों लोगों को भी एडमिट होना है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं कपड़े उपड़े ले आऊँ। उनका नहीं, अभी तुरंत एडमिट होना। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया डॉक्टर साहब? उनका तीनों लोगों के लंग्स बहुत ही हैवीली इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं, उसका रेट बहुत हाई है और जो उसका इन्फेक्शन का सीटी वैल्यू है वो भी हाई है, तो इसलिए आप तुरंत भर्ती हो जाएं। और मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो दोनों डोज ले चुका हूँ, लंग्स तक ये कैसे पहुँच गया? उन्होंने कहा ये सब बात की बातें हैं, बट जो अभी स्थिति है, खैर वो बातचीत कर ही रहे थे तभी तक तीनों सीटी की रिपोर्ट भी आ गई। उन्होंने दिखाया भी और बताया भी कि इसमें सबसे ज़्यादा वो जो वैल्यू थी वो मेरे और मेरे बेटे की थी, 17/25 और 18/25। ये संक्रमण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा था। खैर ये देख के हम भी थोड़ा सा परेशान हुए, क्योंकि हम अपने लिए उतना अब तक परेशान नहीं थे, ना अपने लिए बहुत ज़्यादा सशंकित थे। मेरी परेशानी मेरी पत्नी और मेरे बेटे को लेकर थी। खैर उन्होंने तुरंत एडमिट किया और फिर अलग अलग ट्रे में दवाइयाँ लेके 1 घंटे के बाद जो अटेंडेंट वो होती हैं, जो नर्सेज होती हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, वो एक ट्रे में भरी हुई ट्रे, ढेर सारी दवाइयाँ। तो हम लोगों को लगा कि लगता है कई दिन की दवाइयाँ इन्होंने मंगा ली हैं। खैर अब उन्होंने वो एक जो बेड हेड टिकट होता है उसमें लिखना भी शुरू किया और दवाइयाँ निकालनी शुरू की। बात इस समय हो गई होगी रात में 9 बजे की, तारीख थी 5 या 6 तारीख। उसमें फेविफ्लू, मेडेरॉल जो स्टेरॉयड होते हैं, ये सब दवाइयाँ लिखी हुई थी। बाकी दवाइयाँ सामान्य जो किसी भी कोविड मरीज़ के लिए दी जाती हैं वो सब लिखी हुई थी। और जो फेविफ्लू थी उसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, 15 या 16 गोलियाँ एक साथ उन्होंने लेने को कहा और तीनों लोगों को कहा कि आप लोग ये लें और इसके साथ मेडेरॉल लें, स्टेरॉयड देना होगा। अभी हमें जो आपका रेट ऑफ इन्फेक्शन है लंग्स का, उसको तुरंत रोकना है, उसे आगे बढ़ने से रोकना है, क्योंकि 3 ही 4 दिन में इसने काफ़ी नुकसान कर दिया है। खैर वो दवाइयाँ देकर जो पैरामेडिक स्टाफ था उनका, वो देकर अपने सामने खिलाकर 2 3 4 इंजेक्शन भी सबको लगाकर और कहा कि आप आराम करें, आपके जो इन्वेस्टिगेशंस जितनी हैं, और बहुत ढेर सारी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ली। एक बार सुई लगा के उसमें छोटी छोटी जो शीशियाँ हैं वो लगा के हर बार उस प्रेशर से उसमें ब्लड आता रहा। हमारे ख्याल से 10 शीशियाँ तीनों लोगों से वो ब्लड निकाला गया। उनके जाने के बाद मैंने जो दवाइयाँ थी ट्रे में वो साइड में रख गई थी, एक एक करके गूगल पर देखना शुरू किया, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी जो दवाइयाँ, आखिर ये किस चीज़ की दवाइयाँ हैं, क्या ऐसा हो गया है कि डॉक्टर बहुत खुल के बता भी नहीं रहे हैं, और इतनी ढेर सारी दवाइयाँ।
वो जिस दिन वो उन्होंने मुझे पहली बार जब टेबलेट सब इकट्ठा करके दी, तो उस समय तो मुझे ध्यान में नहीं आया। रात में करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जब दोबारा ये सब दवाइयाँ देने के लिए आए, तो मैंने एक नज़र में उनको गिना तो करीब 37 या 38 गोलियाँ थीं वो, जिनमें से 18-19 टेबलेट तो शायद फेविफ्लू की ही रही होंगी। इतनी गोलियों की संख्या देख के शरीर में सिहरन सी हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये ऐसी कौन सी बात है, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है कि पिछले 6-7 महीनों में एक साथ मिला के कभी ये जो जितनी गोलियां इन्होंने 2 बार में खिला दी हैं उतनी गोलियां भी मैंने खाई हों। मैं पिछले 7 साल से करीब डायबिटिक हुआ। जब मैं एसएसपी लखनऊ था तब डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई थी। उसके बाद से थोड़ा थोड़ा था, और कभी कभी वो जो उसकी टेबलेट होती है वो टेबलेट से हमारा काम चल जाया करता था। कभी मुझे इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। अब वो रात बड़ी मुश्किल से, बड़ी बेचैनी में कटी कि आखिर बात क्या है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सुबह डॉक्टर से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है, ऐसा क्या हो गया है कि इतनी ज़्यादा दवाइयाँ दी जा रही हैं और हमें हॉस्पिटलाइज़ किया गया है। यही नहीं, थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन के जो मास्क होते हैं उनके यहाँ जो उनकी सप्लाई होती है वो सब भी ला के उन्होंने लटका दिया, बिल्कुल तैयार कर दिया कि आपको किसी इमरजेंसी से गुजरना है। 11 बजे डॉक्टर ललित की पूरी टीम आई। सब पीपी किट में थे, बहुत पर्याप्त दूरी से बात कर रहे थे। बोल तो शायद वो अपनी पूरी आवाज़ से थे, लेकिन इतना ज़्यादा मुंह को फेस शील्ड और इन सब चीज़ों से कवर कर रखा था कि आवाज़ आ नहीं रही थी। मैंने उत्सुकतावश, डॉक्टर ललित की कॉम्पिटेंस पर मुझे कभी कोई शक नहीं था, उनके बारे में मैंने पहले भी सुना था, और साल भर पिछले कोरोना काल में मैं वहीं था। बहुत ढेर से हमारे ऑफिस में लोग संक्रमित हुए, बहुत ढेर से सीरियस भी हुए, और वहाँ भी गए, मेडिकल कॉलेज भी गए। हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस समय बहुत सीरियस हुए थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बरेली के, उनके पेरेंट्स बहुत सीरियस हुए थे, और उनका इलाज भी डॉक्टर ललित ने ही किया था। तो मैंने वैसे ही उत्सुकतावश उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये 35-36 गोलियाँ, 5-5, 6-6 इंजेक्शन, ये बात कुछ समझ में आ नहीं रही, कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया क्या? तो डॉक्टर साहब छूटते ही बोले कि आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात है, परेशानी का कारण भी है, इतनी ढेर सारी गोलियाँ, और फ़िलहाल जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि 102-103 बुखार है। वो भी आप कैल्पॉल दे देते हैं तो कभी कभी उतर भी जाता है 100 तक, या 99.8 तक चला भी जाता है। इसके अलावा तो बोले नहीं आप परेशान मत होइए। और सबसे बड़ी बात वो ये कहने लगे कि देखिए साहब, आप इस दिशा में बिल्कुल मत सोचिए, ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है। मैंने कहा डॉक्टर साहब लेकिन बीत तो हमारे पे रही है, अल्टीमेटली जाएगा हमारे ऊपर। अगर हमें भी कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया जाए तो हम मानसिक रूप से तैयार भी रहें। हम अपने लिए उतना परेशान नहीं जितना अपनी पत्नी और बच्चे के लिए। लेकिन फिर भी वो अपना जो उनका काम है, उनका काउंसलिंग का, मरीजों की काउंसलिंग का, वो करते रहे। वो लगातार बोलते रहे कि देखिए कुछ नहीं होता और सब ठीक हो जाएगा, और आप नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। दुनिया भर की बातें करते रहे। फिर बात करते करते उन्होंने ये भी बताया कि मुझे आपके तमाम अधिकारियों ने पहले भी, चूँकि आप 2 साल से यहाँ हैं, कि आप तो इनकाउंटर बहुत करते हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब तो यहाँ किसका इनकाउंटर करता हूँ, यहाँ तो बुखार ही चढ़ा हुआ है, या आप बताइए किसके इनकाउंटर करने से ये भाग जाएगा, तो वो भी कर सकता हूँ, लेकिन कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो बार बार ये इंसिस्ट करते रहे कि साहब आप जो है बहुत अपने मन को ऊंचा रखिए, और ये बिल्कुल मूल स्रोत है, ये मूल मंत्र है इस कोरोना में कि आप कतई नेगेटिव मत सोचिए, सिर्फ पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बातें ही आपस में करिए। और उन्होंने उस समय सलाह दी कि बेहतर ये होगा कि आप अपना मोबाइल बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें, या फिर ये जो बार बार आप गूगल पे देखते रहते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप पूरी बात बताते नहीं हैं, तो इन दवाइयों के नाम, उनका असर, उनके साइड इफ़ेक्ट, यही सब हम लोग पढ़ते रहते हैं। ये कहाँ तक असर करेंगी, कौन सी इसमें एंटीवायरल है, कौन सा इसमें स्टेरॉयड है, डॉक्टर साहब यही देखते रहते हैं। और
स्टेरॉयड के क्या क्या आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, ऑक्सीजन का लेवल कितना कम होगा कि आप हमें ये मास्क लगाना होगा, और सब इसी सब में हम उलझे रहते हैं। बोले नहीं, इसको बंद कर दीजिए, ये आपका काम नहीं है। खैर वो समझा के चले गए, लेकिन बात तो इतनी समझ में आ गई कि कुछ न कुछ ज़्यादा है, कुछ न कुछ गड़बड़ है, और कुछ न कुछ ऐसा है जिसमें ये पूरा परेशान डॉक्टर्स की टीम भी है। रात में करीब 10 बजे पूरी टीम फिर आई। हम लोग एक छोटा सा 4 बेड का वार्ड था, उसको खाली करा के 3 लोग हम लोग एक साथ उसी में थे, अलग से रखे गए थे। और ये सुविधा के दृष्टिकोण से ऐसा किया गया था, क्योंकि सामने की तरफ भी इनके कोविड के वार्ड थे। लेकिन उस समय तक, यानी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, इतनी मारामारी नहीं थी, न तो इतना मरीजों की भीड़ थी, न बेड के लिए इतनी मारामारी थी, न ऑक्सीजन के लिए इतनी चिल्लपों थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो अचानक आए वो। पहले तो हम लोगों से थोड़ा दूर पे बात करते रहे, लेकिन चूंकि 2 दिन से मन सशंकित था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत गंभीर बात है, ये हमारे सामने नहीं करना चाहते हैं या परिवार के सामने नहीं करना चाहते हैं, ये अलग से बात कर रहे हैं और ज़रूर मेरे ही बारे में कोई बात हो रही होगी। ये मेरी शंका थी, किसी को भी शंका होगी उस समय जो परिस्थितियाँ थीं उसमें, ये मैं सशंकित हो गया। खैर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से निकले और मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आईजी साहब, आप किसी भी तरह से रेमडेसिविर का इंतज़ाम कीजिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब, रेमडेसिविर तो शायद बड़ी कोई ख़तरनाक टाइप की दवा होती है, पिछली बार मैंने जो सुना था वो यही सुना था, और इसका क्या अचानक काम पड़ गया। बोले देखिए, इन्फेक्शन जो है वो लंग्स का वो स्प्रेड कर रहा है। फेविफ्लू हम पिछले 3 दिनों से दे रहे हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। मेरे पास कोई चारा नहीं है सिवाय रेमडेसिविर के, और तीनों ही लोगों को रेमडेसिविर देनी पड़ेगी। अब उस समय रात में ये बात उन्होंने मेरे ख्याल से 8 या 9 बजे बताई होगी। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की, तो उन्होंने कहा साहब, चूँकि यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ी पिछले 3-4 महीनों से, तो जो भी यहाँ, अच्छा, इसका स्टॉक में जो उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। कहीं ये 5 मार्च थी और कहीं ये उससे भी, उसके भी आसपास 12-13 मार्च के आसपास इसकी एक्सपायरी थी। ये शायद 3 ही 4 महीने में एक्सपायर हो जाती है। तो जो कुछ पिछले सीज़न की बची हुई थी वो सब एक्सपायर्ड थी। खैर, और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, आप इसे किसी भी तरह से रात भर में और मैक्सिमम कल सुबह तक इसका इंतज़ाम कर लें। मैंने कहा डॉक्टर साहब, इतनी इमरजेंसी कैसे आ गई? बोले देखिए, हम सारे एंटीवायरल जो हमारे पास उपलब्ध हैं वो हम ट्राई कर चुके हैं, स्टेरॉइड भी ट्राई कर चुके हैं, लेकिन स्ट्रेन ये कुछ नया सा है और अभी एकदम शुरू ही हुआ है। आप 3रे, 4थे या 5वें मरीज़ होंगे, तो ये इन सब से मान नहीं रहा है। और यही हमने भी जो बात की है सब जगह, रेमडेसिविर के सिवा इसका कोई इलाज फ़िलहाल अभी नहीं समझ में आ रहा है। मैंने अपने एडीजी श्री अविनाश चंद्रा साहब को बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात है और वो रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। खैर फ़ोन पर बात करते रहे, और हमारे उस दिन सही कौन हमारा शुभचिंतक है, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारी वेलबींग के लिए परेशान है, वो सब एक ही झटके में थोड़ी देर में पता लग गया। अविनाश चंद्रा साहब ने फ़ौरन 3-4 घंटे के भीतर हमें 1 वायल रेमडेसिविर भिजवा दी, जो मैंने तुरंत अपने बेटे को लगवा दी, क्योंकि उसका जो CT वैल्यू थी लंग्स की वो बहुत हाई थी। फिर अमित पाठक जी हैं SSP गाज़ियाबाद, उनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से रिक्वेस्ट की, मेरे साथ भी रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, और उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें, हम सुबह तक आपको 1 वायल भिजवा देंगे। इसी के साथ हमारा जो बदायूं का SSP है संकल्प शर्मा, वो भी मेरे साथ था, उसने भी मदद की। और विभा चहल एक IAS अधिकारी हैं, DM है इटावा में, कभी थोड़े समय के लिए मेरे साथ रही हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की, और कुल मिला के सुबह 5-6 बजे तक हमें तीनों लोगों के लिए 1-1 वायल रेमडेसिविर मिल गई। देखिए, उस समय तो ये संभव था, लेकिन इस समय ये बिल्कुल संभव नहीं है। 20 अप्रैल के बाद हमारे ख्याल से, या 15 अप्रैल के बाद जो मारामारी शुरू हुई है, जो हाहाकार शुरू हुआ है रेमडेसिविर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वो अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने कभी न सोचा था, न कभी देखा था। खैर,
सुबह 4 बजे तक ये सब आ गया। स्टेरॉयड की जो सबसे हैवी डोज हैं वो दे दी गई और सबको रेमडेसिविर असल में थोड़ा निगरानी में शायद दिया जाता है। उसमें एक अटेंडिंग डॉक्टर हर समय रहते हैं। एक चूँकि मैं डायबिटिक पेशेंट था, स्टेरॉयड पहले जब दी गई तो मेरी शुगर बहुत शूट कर गई, ऐसा कि जो मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता कि 550 और 600 के आसपास शुगर हो गई। वो सामान्य मरीजों को, यानी बेटे को जिसे कभी शुगर नहीं थी, पत्नी को जिसे कभी शुगर नहीं थी, वो भी सब 150-200 क्रॉस कर गया। अब इस चीज़ को मैं, ये मेरे लिए नया था, मैं इसको लेके बहुत चिंतित था। अब इसके बाद कुछ बचता नहीं कि अब आगे इसमें क्या किया जाए। इसमें डॉक्टर्स के पास भी इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। रेमडेसिविर और उसका वेट करना कि आखिर वो अपना क्या असर दिखाती है। कुछ स्टेरॉयड का फ़र्क कह लें, कुछ बहुत हैवी डोज एंटीवायरल का कह लें कि वो जैसे हेलुसिनेशन होता है वो कुछ होने लगा। मैं धीरे धीरे एकदम अचानक से दूसरी दुनिया में, कभी किसी सुरंग में, कभी किसी कुएं में, और कहाँ जाने लगा। मुझे तरह तरह के लोग, तरह तरह की आकृतियाँ दिखाई पड़ने लगी। मैं परेशान हो गया, घर वाले भी परेशान हो गए कि क्या बात है, ये कहाँ खो से जाते हैं। और लेकिन अब होने लगा तो होने लगा, मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता था। हमारे सारे दोस्त, रिश्तेदार, शुभचिंतक, तमाम लोग उसमें कुछ खोए हुए, कुछ बिछड़े हुए, कुछ बात के मिले हुए, धीरे धीरे करके लोग वहाँ दिखाई पड़ने लगे। मैं किसी से बात करने की कोशिश करता था, बात हो नहीं पाती थी। फिर धीरे धीरे उसमें देवताओं की योनि के, राक्षसों की योनि के तमाम लोग, जो कभी किंवदंतियों में, कभी कथानकों में, कभी कहानियों में, कभी किसी के बताने में, जो कुछ भी दिमाग में था वो सब ऐसा लगता था पर्दे के उस पार मैं साफ साफ देख रहा हूँ। इसी बीच जब ये सब दिखाई दे रहा था तो मुझे एक, आप जानते होंगे, हेमंत शर्मा जी, पंडित हेमंत शर्मा, जो बहुत अच्छे लेखक, जो बहुत अच्छे विचारक, बहुत प्रकांड विद्वान, और काशी जिनके रग रग में बसी है, उनका एक लेख मुझे अचानक उसी बीच में, जब ये चीज़ें सब दिखाई दे रही थीं, तो मुझे ध्यान आया कि जब वो किसी तरह से कोरोना से बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद और किसी तरह से दूसरा जन्म लेके वापस आए थे, तो उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी और उसमें वो लिखा था कि मैं उससे कोविड से मेरी भिड़ंत हो गई, मेरी मुठभेड़ हो गई और उसको हरा के मैं वापस आया हूँ। बहुत अच्छे जानकार हैं वेदों के, पुराणों के, इतिहास के, और काशी के तो ईंट से, उनके पिताजी भी स्वर्गीय मनु शर्मा जी, उनका भी, वो बहुत बड़े लेखक थे, पद्मश्री थे। तो उनको मैं बराबर पढ़ता रहता हूँ, कभी फॉलो भी करता हूँ। तो वो मुझे याद आया, उन्होंने कहा कि मुझे क्या क्या उस समय दिखाई दे रहा था। लगभग वो सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही थी, लेकिन उसमें उन्होंने बाद में लिखा था कि कोई व्यक्ति आया, वो सावन के सोमवार में हमेशा जाते रहे हैं और इस बार शायद पहली बार वो नहीं जा पाएंगे, हॉस्पिटल में। तो हेमंत दादा ने उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति, जब मैं परेशान था कि मुझे कैसे बाबा के दरबार में पहुंचना है सावन के अंतिम सोमवार में, तभी जो व्यक्ति उनके सामने खड़ा हुआ उसको पहचानने में उन्हें देर लगी, लेकिन वो ये जान गए कि ये हमारा भंगड़ भिक्षुक भोलेनाथ है। भोलेनाथ से उन्होंने बहुत ढेर सारे वार्तालाप किए। ये उनकी जो वो वार्तालाप जो उन्होंने लिखी है वो उनके विद्वता के प्रमाण है। जो उन्होंने लिखा है वो उनके तर्क थे, उनका अपना बहुत ही गंभीर और गहरा ज्ञान था। महाकाल की भक्ति में वो जहाँ जहाँ गए, वो कैलाश की यात्रा भी कर चुके हैं, जहाँ जहाँ गए हर चीज़ को उन्होंने कोट किया और बताया कि बाबा, हमने आखिर ऐसा क्या किया है, हमने कौन सी गलती की है कि आप अचानक मुझे इस अवस्था तक ले आए और अपने पास जाने में, वहाँ काशी में जाने से मुझे बार बार क्यों रोक रहे हैं।
कुछ इस तरह का वार्तालाप। मैं देख रहा था कि उसी तरह के लोग, उसी तरह के जो तरह तरह की योनियों के लोग हैं वो वहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिनमें अब राक्षस योनि के लोगों को, राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के, उनकी शक्ल सूरत के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। लेकिन न तो मैं संस्कृत का विद्वान था, न विद्यार्थी था, विद्वान तो बहुत दूर की बात है, न मैं संस्कृत का विद्यार्थी था, न मैं पत्रकार था, न वेदों पुराणों का कोई जानकार था। मैं तो बस बंदूक की भाषा पढ़ाने वाला बहुत मामूली सा एक पुलिस अधिकारी था। मुझे तो वही भाषा और वही चीज़ें सब दिमाग में आती थी, और बस ये जिद थी कि कुछ गलत नहीं होने देंगे अपने पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ। कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो गलत हो जाए, जो ज़बरदस्ती की जाए, जो मैं इसके लिए तैयार बैठा था। और उसी में देखते देखते मुझे एक आहट सी आई कि यमराज के दूत आ गए। लोगों ने बताया कि साहब वो बात करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? वो आए, उन्होंने कहा साहब आपका टाइम हो गया है और आपको चलना है। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊं? आप नोटिस दीजिए, कोई कारण बताइए, ऐसे कैसे चला जाऊंगा? खैर, यमराज यमदूतों के बारे में तमाम किस्से कहानियाँ हैं, आप नेट पे ढूंढेंगे मिलेगी। और हम जिस पारिवारिक बैकग्राउंड से हैं, जहाँ से हम लोग प्रयाग के रहने वाले हैं, काशी मेरी ससुराल है और वहीं आसपास हमारी शुरुआती 10-15 साल की पोस्टिंग रही है। तो मृत्यु के देवता यमराज माने जाते हैं, और ये माना जाता है कि जब वो किसी का अंतिम समय आता है तो यमदूत जाते हैं, उन्हें ले आते हैं और दंड का निर्धारण यमराज करते हैं। खैर, मैं अब उस समय बिल्कुल किंकर्तव्य मूड हो गया, आके खड़े हो गए। मैंने कहा भाई ऐसा है, इसमें ऐसा नहीं कि मैं तुरंत चल दूँगा, आप मुझे समय दीजिए, आप मुझे बताइए क्या कारण है, आप मेरी बात कराइए अपने बॉस से, अपने यमराज से। खैर, इसी बीच वहाँ उसी राक्षस योनि के लोगों में कुछ ऐसा लगता है कि हमारे पुराने शुभचिंतक कभी कोई मुखबिर रहे हों, या कोई जैसे जिन लोगों से मैं पिछले 200 पार्ट्स में आप लोगों को बताता रहा हूँ। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि साहब ऐसा है, इनसे मत उलझिए, मैं बताता हूँ। मैंने पूछा बताओ क्या बात है, क्या बताना चाहते हैं? बोले देखिए, ये इसीलिए यमराज खुद आते नहीं, इन लोगों को भेजते हैं, और आप जिद करिए, बुलवाइए यमराज को। ऐसे नहीं मानते हैं तो एक आध को बंधक बनाइए यहाँ पर, अभी तुरंत आ जाएंगे वो। और कोई उनमें दम नहीं है, वो मानुष योनि में है और उनकी बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है। तो मैंने कहा भाई मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता इसके बारे में। तो उन्होंने मुझे कान में कुछ बताया कि जब यमराज आए तो उससे ये बताइएगा कि तुम कौन से दूध के धुले हुए हो। उसको जब पूरी बात बताएंगे, और उसे सिर्फ एक चीज़ से डर लगता है, काल भैरव से। और काल भैरव और बाबा भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ, बाबा भोले भंडारी, महाकाल, ये अगर आप पर कृपा करेंगे वो आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। खैर, काशी के कोतवाल बाबा भैरव, बाबा विश्वनाथ, इन सब को मैंने याद करना शुरू किया कि हे प्रभु ऐसा क्या हो गया है। और मैं जानता था कि मेरा कोई साक्षात्कार उनसे नहीं हो सकता, लेकिन मन ही मन में उनकी बात करता रहा। इस बीच में उन यमदूतों ने ज़बरदस्ती शुरू की। मैंने भी हल्ला मचाना शुरू किया। थोड़ी देर में नीचे से हमारे साथ जो पुलिस वाले साथ में रहते हैं वो आ गए। कुछ ये पता लगा कि जो STF और ATS की यूनिट दोनों बरेली की, वो भी आ गई। मैं उनसे कहता रहा कि बस ये ज़बरदस्ती न करने पाए, ये जो भी है ये ज़बरदस्ती न करने पाए। पता नहीं सही है गलत है क्या है, लेकिन ये ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। खैर, वो भी उलझ गए, पटकी पटका हो गई। किसी यमदूत को चोट भी आ गई। अब ये सब ऐसा लग रहा था कि आंखों के सामने गुजर रहा है। ये मेरा हेलुसिनेशन जिसको कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि स्टेरॉयड के का भारी जो असर है, इसकी वजह से भी हो सकता है, जैसा बहुत से लोगों को हुआ करता है। खैर, थोड़ी देर में
यमराज भी आ गए और वही चिल्लकों की किसकी इतनी हिम्मत, कैसा, क्यों ऐसा किसने किया, अभी ले चलता हूँ, मैं देखता हूँ, फलाना है ढिकाना है। मुझे मेरे मुखबिर ने बताया था कि जब वो आए तो उसको बताना कि तुम हो कौन। ऐसे मानेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं मानेगा। फिर मैंने बताया कि देखिए महाराज, आप तो मृत्यु के देवता हैं, आप काल के स्वरूप हैं, आप दंड देते हैं, आप दंड का निर्धारण करते हैं, ऊपर वाला लिखता है, चित्रगुप्त उसको बाँचते हैं, यमदूत को भेज के आप पकड़वा लेते हैं और फिर आप दंड का निर्धारण करते हैं। मेरे कुछ सवालों का जवाब है, मुझे चाहिए, आप अगर दे सकें तो। मैंने कहा आपने भी गलती की थी, दंड के निर्धारण में बहुत बड़ी गलती की थी, वरना आप देवता थे और आप मनुष्य के रूप में यहाँ आए। अब ये सवाल सुनते ही वो बिल्कुल जैसे कहते हैं हाथ बबूला हो गए यमराज। उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो मर्जी हो करिएगा। मैंने उनसे कहा, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि एक मांडव्य ऋषि थे, महाभारत में इसका उल्लेख है कि मांडव्य ऋषि थे, वो अपने आश्रम में तपस्या में लीन थे। इसी तपस्या के बीच में उनके यहाँ 3-4 चोर आ गए। चोरों के आने की सूचना उस समय के राजा के सैनिकों को हुई। सैनिक भी आ गए और वो मांडव्य ऋषि को, उन चारों चोरों को पकड़ कर ले गए। मांडव्य ऋषि को राज्य में राजा के सामने उनको आरोपित किया गया कि आपने चोरों को संरक्षण दिया है। आज की तारीख में अगर आईपीसी में चालान किया जाना होता तो 216 में मांडव्य ऋषि का चालान कर दिया गया। मांडव्य ऋषि को जब उनका निर्धारण किया जाना था क्या दंड दिया जाए, तो राजा ने कहा इसे सूली पर लटका दो, ये चोरों का संरक्षण शरणदाता है। उसे सूली पर लटका दिया गया। मांडव्य ऋषि सूली पर रहे कई दिनों तक सूली पर लटकने के बावजूद जब उनके प्राणोत्सर्ग नहीं हुए, जब उनका प्राण नहीं निकला, तो उनके यहाँ जो उनके दरबारी थे उनको लगा कि कुछ गलती हो गई है। राजा से बताया गया कि ऐसा लगता है इसको गलत सज़ा मिल गई है क्योंकि इसके प्राण ही नहीं निकल रहे हैं। उनको मांडव्य ऋषि को वहाँ से उतारा गया और उनको राजा ने उनसे क्षमा मांगी कि मुझे लगता है कि दंड के निर्धारण में मुझसे कोई गलती हुई है, आपको ये दंड नहीं दिया जाना चाहिए था, आप मुक्त हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन बहुत गुस्साए हुए मांडव्य ऋषि सीधे वहाँ से यमराज, मैंने कहा महाराज आप ही के पास गए थे वो, और वहाँ जाकर उन्होंने आपसे पूछा कि बताइए कि मेरी कौन सी गलती थी कि मुझे इतनी बड़ी सज़ा आपने दे दी। मैंने कहा महाराज आपने उनको ये बताया कि जब तुम 12 वर्ष के थे तो तुमने एक पतंगे की पूँछ पे एक सींग घुसा दी थी, जिसके लिए तुम्हें ये कष्ट भोगना पड़ा। मांडव्य ऋषि बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा 12 वर्ष की उम्र के बच्चे को धर्म अधर्म इन सब का कोई ज्ञान नहीं होता, और उसकी इतनी छोटी सी गलती के लिए आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी। और वहीं पर मांडव्य ऋषि ने उनको श्राप दिया और उनसे कहा कि तुम पुनः पृथ्वी पर जाओगे, बहुत ही निम्न योनि में एक दासी के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म होगा और तुम्हें ये वहाँ भुगतना पड़ेगा। और फिर यही हुआ भी महाराज। अब वो जैसे जैसे सुनते जा रहे थे यमराज का चेहरा उतरता जा रहा था। हुआ भी यही। महाभारत में जिक्र है सत्यवती और शांतनु का। सत्यवती और शांतनु से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। जब ये दोनों बहुत छोटे थे तभी शांतनु की मृत्यु हो गई। भीष्म ने उसमें से बड़े भाई चित्रांगद को राजा बना दिया। गंधर्वों से जब लड़ाई हुई चित्रांगद उसमें मारे गए। विचित्रवीर को राजा बनाने के अलावा कोई और चारा भीष्म के पास नहीं था, विचित्रवीर को राजा बना दिया गया। वो और उसकी फिर भीष्म ने कहा
कि अब कौरवों की संतति आगे चलनी है, इनकी शादी कर दो ताकि इनकी संतानें हमारी संतति को आगे बढ़ाएंगे। उसकी अंबिका और अंबालिका से शादी करा दी भीष्म ने, लेकिन भोग विलास में वो व्यस्त रहा विचित्रवीर, और उसकी भी मृत्यु हो गई। सत्यवती ने कहा कि अब तो हमारा कुरुवंश का उत्तराधिकारी कोई रह ही नहीं जाएगा। ये दोनों पुत्र हमारे चले गए जिनसे कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई। अपने लोगों से विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने आदेश किया अंबिका और अंबालिका को कि ऋषिपुत्र व्यास के पास उनके संसर्ग में जाकर संतान की उत्पत्ति कराएं ताकि हमारा कुरुवंश चलता रहे। अंबिका और अंबालिका को भी लगा कि कुरुवंश चलना चाहिए, तो वो ऋषिपुत्र व्यास के पास गईं और उनके संसर्ग से उन दोनों के एक एक पुत्र प्राप्त हुआ। एक पुत्र प्राप्त हुआ जो धृतराष्ट्र, जो अंधे थे, और दूसरे को पुत्र प्राप्त हुआ पांडु, जो रोगी थे, जो बिल्कुल पीले रंग के थे। जब सत्यवती को ये पता लगा तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, हम राज्य कैसे हमारा कौरवों को चलेगा। उन्होंने फिर से आदेशित किया दोनों बहुओं को, ये फिर से जाएं, गलती उन्हीं की होगी, कोई क्षमा मांगें और फिर से पुत्र प्राप्त करके कुरुवंश को आगे बढ़ाएं। अंबिका और अंबालिका ने पहले ही तय कर लिया था कि हम दोबारा इनके पास नहीं आएंगे। उन्होंने एक दासी को भेज दिया और उस दासी से ही एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आया। और विदुर जिनका नाम था, और ये और कोई नहीं, विदुर के रूप में स्वयं यमराज थे। फिर मैंने उनसे कहा कि देखो यमराज महाराज, मुझे ये भी पता लग गया है और हम अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं कि तुम्हारी ज्यादतियों की वजह से, तुम जो वहाँ से हमारे थाने के मुंशी की तरफ NBW और सम्मन काट देते हो और वहाँ से लोगों को भिजवा के अपने चेलों को और सिपाहियों की तरह उनको उठवा लेते हो, तो हमें तो ऐसा लगता है कुछ ले दे के भी तुम्हारे यहाँ इस तरह के काम चल रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। और जिसको जब चाहते हो, तुमने छोटे से एक इतने बालक को, 12 वर्ष के लड़के को, उसको तुमने इतनी बड़ी सज़ा दे दी बिना ये देखे हुए कि क्या वो ये सज़ा का पात्र है कि नहीं है, क्या ये गलती उसने की है कि नहीं की है तुम। और इसी तरह से तुम ये भी भूल गए थे कि भगवान शिव वही तुम्हारे सब कुछ हैं, और उनकी इच्छा नहीं थी कि श्वेत मुनि को तुम मार सको। उन्होंने उनके जीवन रक्षा के लिए भैरव बाबा को उनके यहाँ भेज दिया था और तुम उनको मारने पे चले आए। और जब तुम नहीं माने तो भैरव बाबा ने कार्तिकेय को तुमसे युद्ध करने के लिए भेजा, और युद्ध में कार्तिकेय ने तुम्हें पराजित किया, तुम्हें मार दिया, तुम्हारी मृत्यु हो गई। वो बात अलग है कि बाद में तुम्हारी मृत्यु के बाद हुए जो उत्पन्न हुए जो बातें थीं, उनकी वजह से तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ा। और मैंने फिर कहा कि मैं फिर काल भैरव का ही, हमारे कोतवाल हैं वो, हमारे पुलिस वाले हैं, काशी के कोतवाल हैं, काल भैरव से मिन्नत करूँगा, अभी सबको मैं बुलाऊँगा और सबको यहीं तुम्हारे सामने खड़ा करूँगा। इस बीच में हमारे जो साथ के लोग थे, जो इनके छोटे मोटे चिंटू थे, यमदूत टाइप के, उनके साथ भिड़ गए, उनकी गदाओं को तोड़ दिया, उनका मान मर्दन किया। और जैसे ही उसमें ऐसा लगा कि काल भैरव हमारे जो महाशिव, महाकाल, ये सब वहाँ से धीरे धीरे करके इन्होंने अपने लोगों को भेजना शुरू किया और यमराज वहाँ से छोड़कर भाग गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स और नर्स की बड़ी फ़ौज आ गई, मुझे हिला के जगाया गया। मैं उस सपने से उससे बाहर आया और मुझे लगा कि तो बहुत नाराज़ हो जाएगा और अपने लोगों की मृत्यु पर ये बिलख जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन फिर मुझे सांत्वना दी हमारे बाबा काल भैरव ने कि आप परेशान मत होइए, जो जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। ये बहुत सी ढेर सारी इन्होंने गलतियाँ की, और इन्होंने गलतियाँ न की होती तो इस तरह से मनुष्य योनि में इनको यहाँ ना आना पड़ता। मैं एक बार फिर
यमराज से क्षमा प्रार्थी होकर कि उनके साथ इस तरह की बातें हुई मेरे विचार में, मेरे मन में, मेरे सपने में, मेरे जो डेविएशंस उस समय होते हैं उस समय थे, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं कैसे चला जाता उनके साथ, मैं कैसे भेज देता अपने बेटे और अपनी बेटी को, पत्नी को। तो इसका सिर्फ एक संदर्भ है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो कोरोना के लिए कहते हैं कि आप संयमित रहें, आप बिल्कुल कतई नेगेटिव हो ही नहीं कि कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता है। क्या बिगाड़ लेगा आपका? ये यमदूत क्या बिगाड़ लेंगे, यमराज क्या बिगाड़ लेंगे? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईश्वर आपके साथ है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज बस इतना ही, और कल मैं क्राइम की एक दूसरी कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत नमस्कार।